जय भीम। सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आज फिर से आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। दोस्तों, नागपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जमाती और मागास वर्गीय प्रवर्ग का कुलगुरु अब तक क्यों नहीं बना, इस विषय पर आपके सामने संवाद करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई विद्यापीठ पुनर्रचना समिति के सामने जो 15 अगस्त 1924 को जो विटनेस दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि विद्यापीठ के धोरण तय करने वाले प्रक्रिया में और विद्यापीठ के पॉलिसी मेकिंग में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो मागास वर्गीय प्रवर्ग के लोग हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में उन्हें सही ढंग से शेयरिंग मिलना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, उनका शिक्षा के बारे में जो है उनकी बहुत रुचि थी और उन्हें उच्च शिक्षा जो पूरे दलित, शोषित, पीड़ित, महिला जो वर्ग शिक्षा से हजारों साल तक वंचित रहा, उन वर्ग तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मिशन के रूप में पूरे हयात में काम किया। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि शिक्षा देने वाली जो भी संस्थाएं हो, वो संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उस शिक्षा का धोरण तय करने में, उस शिक्षा का धोरण तय होने के बाद निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग होना चाहिए। और यही दृष्टि से जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुलपति वह मागास वर्गीय वर्ग प्रवर्ग के लोग बने। तो आज के सारे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या चित्र है, इसका विश्लेषण मैं आपके सामने करना चाहूँगा। दोस्तों, ये देश में 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 230 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 113 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जिसे स्वायत्त विश्वविद्यालय कहते हैं। और जो विद्यापीठ स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं, वो राज्य स्तरीय 5 है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चलाती है वो 33 है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो रिकॉग्निशन दिया हुआ है वो 28 है। ऐसे 431 जो संस्थाएं हैं जो शिक्षा प्रदान करती है, शिक्षण पे नियोजन करती है, उसका प्लानिंग करती है, उसका संवर्धन करती है, संशोधन करती है और सारे तमाम नए जनरेशन को शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो मेरा ये सवाल ऐसा है कि देश में जो 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये 25 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक भी कुलगुरु आज नहीं है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है 230, उसमें कुछ 3-4 वाइस चांसलर जो है, जो उंगलियों पर जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे शेड्यूल ट्राइब के वाइस चांसलर छोड़ने के बाद 225 यूनिवर्सिटीज़ में आज आउट ऑफ 230 अनुसूचित जनजाति के वाइस चांसलर आज हमें नहीं दिखते। डीम्ड यूनिवर्सिटी 113 है, एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अनुसूचित जाति जमाती का नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक भी इसमें नहीं है। तो ये जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व जो यूनिवर्सिटी में है, तो आज देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने
भारतीय संविधान के कलम 16(4) में कहा था कि अनुसूचित जनजाति को जो सोशली और एजुकेशनली जो क्लास बैकवर्ड है उसे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एडवोकेट का मतलब होता है पर्याप्त स्वरूप में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर आज देश के लोक संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर लोक संख्या अगर 25% है तो 25% रिप्रेजेंटेशन जो है क्या वाइस चांसलर के पद पर, कुलगुरु के पद पर आज हमारे लोग विराजमान हैं? तो इसका मतलब अगर नहीं है तो ये भारतीय संविधान का कलम 16(4) का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूँ। तो मेरा विषय तो सिर्फ कुलगुरु के ऊपर, मैं एक बात में सब मद्देनज़र रखना चाहूँगा कि वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, मैं भी नागपुर विश्वविद्यालय जो हमारे देश में सबसे एक पुराना और बड़ा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का मैं कुल सचिव रहा हूँ। तो मैं जब ये हायर एजुकेशन को जिस दृष्टि से देखता हूँ, जब मैंने उसके बीच में काम किया, तो ये सारे यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर जो है, जो यूनिवर्सिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर होता है, उन्हें बहुत बड़े अधिकार होते हैं। वो सारे प्राधिकारिणी का अध्यक्ष होता है और वो सारे प्राधिकारिणी के और से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अथॉरिटीज उन्हें निर्णय लेने का हक होता है। अगर अथॉरिटी ने अगर निर्णय नहीं लिया तो वो निर्णय, उनके निर्णय के अलावा भी उन ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगर उन्हें लगा कि अथॉरिटी ने अगर यूनिवर्सिटी के हित में खिलाफ में कोई निर्णय लिया है तो निर्णय को रोकने का भी उन्हें अधिकार होता है। और अगर ये सारे कानून बनाने वाले जितने भी यूनिवर्सिटी के जो प्राधिकरण हैं, ये प्राधिकरण अगर कुछ कानून अगर नहीं बनाती तो वाइस चांसलर को एक खुद का डायरेक्शन और निर्देश निकालने के भी उन्हें अधिकार होते हैं। तो इस तरह से वाइस चांसलर का जो पद है वो यूनिवर्सिटी के पॉलिसी मेकिंग में और यूनिवर्सिटी के डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसलिए इस पद पर कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग विराजमान हैं, उस पर क्या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उस विश्वविद्यालय में, उस क्षेत्र में लोगों को समानता मिली है, न्याय मिला है, संधि मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका परीक्षण करने का वही एक बड़ा साधन है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जो है, इस विश्वविद्यालय को 4 अगस्त को उसका जो है 98वां वर्धापन दिन मनाया जाएगा। यानी हमारा जो विश्वविद्यालय है वो 98 साल का होगा। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 98 वर्ष के इस नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटके जाति, महिला, ये जो प्रवर्ग है जिसे बाबा साहब ने सोशली और तुम्हारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया था, इस क्लास का कोई भी वाइस चांसलर जो है, कोई भी कुलगुरु इस विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। हमारे यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1923 को ही, यानी पूरे 97-98 साल के इतिहास में इस नागपुर जैसे शहर में अनुसूचित जनजाति का कुलगुरु नहीं बनना, मुझे लगता है कि ये नागपुर विद्यापीठ के इतिहास को लगा हुआ एक काला धब्बा है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के में समूचे जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो टोटल 11 यूनिवर्सिटी है, और फिर हेल्थ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या तुम्हारी अपने ये तुम्हारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सारे विश्वविद्यालय की गणना अगर हम लोग करेंगे तो टोटल 20 यूनिवर्सिटियाँ हमारे महाराष्ट्र स्टेट में हैं। आज बड़े दुख के साथ एक कहना पड़ रहा है कि 20 यूनिवर्सिटी में एक भी विश्वविद्यालय में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और VJNT कैटेगरी का वाइस चांसलर नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या
इस पद पर बैठने की योग्यता प्राप्त करने वाले या योग्यता रखने वाले लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं है, या ऐसे पात्र लोग होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी का नेतृत्व करने के लिए विराजमान करने की जो सरकार की मानसिकता नहीं है। ये दो बात का ही हमें विचार यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, आगरकर जी ने, पंजाबराव देशमुख ने जो महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रांति की, उस क्रांति से इस देश के दलित, पीड़ित, आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आज वो अध्यापन, संशोधन, प्रशासन क्षेत्र में वो कहीं आगे बढ़ा हुआ है और उसने हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में एक एक्सीलेंस प्राप्त किया हुआ है। ऐसे हालत में कहीं सैकड़ों लोग इस पद पर पात्र होने के बावजूद भी अगर इस 20 विश्वविद्यालय में एक भी अनुसूचित जनजाति का अगर वाइस चांसलर हम लोग अपॉइंट नहीं करते तो इसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक बन जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र स्टेट, हम कहते हैं कि ये राज्य शिवाजी महाराज का राज्य है, हमें कहते हैं कि ये राज्य जो है वो शाहू महाराज का राज्य है, जिन्होंने सबसे पहले, जो शिवाजी महाराज ने अपने सेना में इस राज्य के दलित, पीड़ित, आदिवासी लोगों को अपने सेना में लेके एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, उस शिवाजी महाराज के राज्य में, और वो शाहू महाराज के राज्य में जिसने 50% जो जगह थी सरकार में जहां आरक्षण घोषित किया था, उस शाहू महाराज के ये राज्य में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का राज्य, जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लिखकर सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो मागास वर्ग के प्रवर्ग हैं उन्हें सभी क्षेत्र में न्याय और समान संधि देने का जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिया हुआ है, ऐसे राज्य में आज अगर 20 विश्वविद्यालय में से एक भी विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति का वाइस चांसलर अगर नहीं बनता है तो मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है उसके इतिहास के लिए। और अगर ये काला धब्बा अगर हमें पोंछना है तो शासन ने उस दृष्टिकोण से विचार करने की आज आवश्यकता है। उसमें कुछ मैं जस्टिफिकेशन भी आज आपके सामने देना चाहूँगा कि 1911 में 11 तक, यानी 1923 से लेके तो 1911 तक 2011 तक नागपुर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर एवं गढ़चिरौली ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागपुर विश्वविद्यालय के परव्यू में आते थे। उसके बाद इसका विभाजन हुआ और 1912 में हम देखते हैं कि नागपुर, भंडारा और वर्धा जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट आज नागपुर विश्वविद्यालय के परव्यू में हैं। और ये सारे डिस्ट्रिक्टों की जो हम लोक संख्या हम लोग देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट की 20% लोक संख्या और शेड्यूल ट्राइब की 15% लोक संख्या, ऐसी तमाम लोक संख्या इन एवरेज 30% लोक संख्या जो है ये यहाँ पर हमारे विदर्भ में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होने के शेड्यूल ट्राइब की है। ऐसे हालत में अगर पर्याप्त स्वरूप में अगर हमें इस पद पर अगर रिजर्वेशन देना है तो विदर्भ में आज 3 यूनिवर्सिटीज़ है, ये नागपुर यूनिवर्सिटी है, अमरावती यूनिवर्सिटी है और गोंडवाना यूनिवर्सिटी। तो बड़े शर्म की बात है कि ये गोंडवाना यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम गोंडवाना है, वो आदिवासी कल्चर को बढ़ावा देने वाली यूनिवर्सिटी है और इसलिए गढ़चिरौली में उसकी स्थापना हुई। लेकिन 2 वाइस चांसलर गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी में बने हैं, लेकिन हमारे सरकार को अनुसूचित जमाती का एक भी एलिजिबल और सूटेबल वाइस चांसलर ये दोनों टर्म में गोंडवाना विश्वविद्यालय को मिला नहीं। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। और नागपुर विश्वविद्यालय में 98 साल के इतिहास में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं, एक भी अनुसूचित जमाती का नहीं, विजेएनटी कैटेगरी का नहीं, महिला प्रवर्ग की भी वाइस चांसलर हमारे यहाँ पर ये नहीं बनी। तो मुझे ऐसा लगता है तो लोक संख्या के आधार पे जो पर्याप्त स्वरूप पे जो हम रिजर्वेशन देने की हम लोग जो बात करते हैं, ये बात कैसे होगी। और ये विदर्भ जो है
ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कर्मभूमि रही है, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की कर्मभूमि रही है। और ये दोनों शिक्षण महर्षि थे। इन्होंने जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदर्भ में काम किया, दो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, आज उस क्षेत्र में जो एक नई पीढ़ी जो है, जो हर क्षेत्र में जिन्होंने हर फील्ड को हस्तगत किया हुआ है, ऐसे विदर्भ में नागपुर यूनिवर्सिटी में आज इस पद पर बैठने के लायक उम्मीदवार का चयन हम लोग नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए एक बड़ी शोकांतिका रखने की यहाँ पर बात है। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि हम लोग समान न्याय और समान संधि की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में भी हम लोग समान न्याय और तुम्हारे समान संधि की बात करते हैं। तो इस पद पर आज हम एक बार भी अगर इस वर्ग के लोगों को बिठा नहीं सके, उन्हें नियुक्ति नहीं कर पाए, तो इस पद के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस बात का समान न्याय है, किस बात की समान संधि है। मुझे ऐसा लगता है ये जो तत्व की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा थोतांड जो है ये यहाँ पर महसूस हो रहा है। और भारतीय संविधान ने जो बहाल किया हुआ समान संधि और समान न्याय, ये जो मूलभूत अधिकार है, इसकी ये बहुत बड़ी पायमल्ली है, ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूँ। दूसरी बात मैं मुद्दा यहाँ पर रखना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो कलम 16(4) है, इस 16(4) में कहा है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में जो है उस राज्य के लोक संख्या के आधार पर एक पर्याप्त तौर पे लोगों को पदों में नियुक्तियां मिलनी चाहिए। तो पदों में अगर नियुक्तियां अगर तुम्हें मिलनी चाहिए तो फिर, और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस महाराष्ट्र राज्य में और समूचे देश में अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को लोक संख्या के आधार पे अगर हम पर्याप्त स्वर में उसकी नियुक्तियां नहीं कर रही है, तो भारतीय संविधान का कलम 14, कलम 15 और कलम 16 का ये उल्लंघन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेरा सीधा सीधा इस बात का कहना है। मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ जो अधिनियम है 2016 का, उसमें जो यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। वो क्या उद्देश्य है ना विश्वविद्यालय के जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में अंतर्भूत है। उन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट कि भारत के संविधान में अंतर्भूत स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय, इसके संवर्धन के लिए और ये सर्वोत्तम मूलतत्व मूल्य, इसका राष्ट्रीय विकास के दृष्टि से उसकी जोपासना करने के लिए और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में प्रेरक शक्ति के रूप में ये विद्यापीठ काम करेगा। ये विद्यापीठ का ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी एक्ट में बताया है। तो यूनिवर्सिटी का एक्ट ये बता रहा है कि हम लोग भारतीय संविधान में समता, सामाजिक न्याय, इस बात को, इस मूल्य का हम प्रचार और प्रसार करेंगे। ये प्रेरक शक्ति को हम नए पीढ़ी के दिलो दिमाग में डालेंगे। तो जब हम ये बात हमारे यूनिवर्सिटी एक्ट के उद्देश्य में नमूद करते हैं, तो सवाल है, तो ये उद्देश्य जो है क्या इस राज्य में कुलगुरु बनाने वाले वो चयन समिति, उन्हें ये लागू नहीं होता? जब हमें यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, समान संधि की बात करते हैं, तो फिर अगर तुम वाइस चांसलर के पद पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो प्रताड़ित वर्ग है, उस प्रताड़ित वर्ग के लोगों को आप प्रतिनिधित्व अगर नहीं दोगे, तो फिर ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिया है, उस ऑब्जेक्ट को आप लोग सफल कैसे बनाओगे? तो इसलिए हमें अगर लगता है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में जो यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्ट दिया है, उसे अगर हमें सफल अगर बनाना है, तो ये आवश्यक है कि शुरुआत हम यहाँ से करें कि ये विश्वविद्यालय का जो प्रमुख होगा, ये प्रमुख पद पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो प्रवर्ग शिक्षा से वंचित रहा है,
उस प्रवर्ग के आदमी को उस विद्यापीठ में विराजमान करके एक नई पहल, एक नया कदम हम लोग उसकी शुरुआत करें और हम लोग नए पीढ़ी को ये संदेश दें कि हम लोग विश्वविद्यालय के माध्यम से एक कुलगुरु की नियुक्ति करके हम लोग के भारतीय संविधान के मूल्यों को ये नए पीढ़ी के दिलो दिमाग में हम लोग डालना चाहते हैं। ये उसकी शुरुआत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के कलम 28, 29 और 30 में यूनिवर्सिटी के सारे प्राधिकरण में हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है। वो चाहे प्रिंसिपल की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे शिक्षकों की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वो व्यवस्थापन प्रतिनिधि की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे स्टूडेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ये सारे प्रवर्ग में हम लोगों ने बाय एक्ट हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये सारे प्रवर्ग लोग विद्यापीठ के प्राधिकरण में हम लोग चुनाव से लाना चाहते हैं, लेकिन प्राधिकरण में हम लोग बाय इलेक्शन रिजर्वेशन हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये सारे प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है या जो प्राधिकरण को चलाने वाला जो प्रमुख होता है, इस प्रमुख पद पर आरक्षण नहीं होने से हम लोग वाइस चांसलर जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हम लोग नहीं बना पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राधिकरण में जो आरक्षण भी हम लोग अगर दे रहे हैं उसे भी कोई अर्थ रहता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं लगता। और इसलिए आज नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन जिसकी लोक संख्या जो है वो 25% से भी ज़्यादा है, ऐसे प्रवर्ग की नियुक्ति यहाँ पर होना ये बहुत आवश्यक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और नागपुर को पूरे विश्व के नकाशे पर पहुंचाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन करके आज नागपुर को पूरी दुनिया आज उसे पहचानने लग गई है। और सामाजिक न्याय के दृष्टि से हम लोग ये देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय को जो सामाजिक न्याय और बंधुभाव के विचारों का प्रचार और प्रसार जो महान संत राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो किया हुआ है, उस राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का नाम इस विश्वविद्यालय को है। यह ऐतिहासिक पार्श्वभूमि आप देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म चक्र प्रवर्तन इस नागपुर में, और फिर सामाजिक न्याय और बंधुभाव के विचारों का प्रचार करने वाले तुकडोजी महाराज का नाम इसी नागपुर विश्वविद्यालय को। और यही नागपुर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है वो मुख्यालय भी है। वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें नागपुर में होती है। या धम्म चक्र प्रवर्तन है, या तुकडोजी महाराज का विचार है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है सामाजिक समरसता की बात यहाँ पर करता है। लेकिन यही नागपुर के भूमि में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से मागास वर्गीय प्रवर्ग का वाइस चांसलर इसी विश्वविद्यालय में नहीं बनना, मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रताड़ना है, तुकडोजी महाराज जी के तत्वज्ञान की प्रताड़ना है, और जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सामाजिक समरसता की बात यहाँ करता है उसके विचारों का भी यहाँ पर मुझे लगता है ये उसके विचारों की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रताड़ना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारे दृष्टिकोण से हम लोग देखते हुए नागपुर विश्वविद्यालय में आज जो वाइस चांसलर बनाने की जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है, तो मैं इस बात को यहाँ पर रखता हूँ। तो ये मेरा संदेश जो है, मेरा विचार जो है वो केवल लोगों के लिए नहीं, ये मेरी आवाज़, ये मेरे विचार सरकार के कानों तक जाए। और जो वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी के बनाने की प्रक्रिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हमें नागपुर विश्वविद्यालय में क्यों अनुसूचित जाति जमाती का कुलगुरु यहाँ पर बनाना है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज के राज्य में, ये शाहू महाराज के राज्य में, ये महात्मा ज्योतिराव फुले के राज्य में, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस राज्य में, और ये पंजाबराव देशमुख के इस राज्य में, और प्रबोधनकार ठाकरे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात किया था, वो प्रबोधनकार ठाकरे के इस महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति जमाती का
महाराष्ट्र में किसी भी विश्वविद्यालय में कुलगुरु नहीं होना, ये हमारे राज्य के लिए ये भूषणा व बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसलिए मैं जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट की जो स्टडी किया है, मैंने उसकी पढ़ाई किया है, तब मुझे ध्यान में आ रहा है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, महाराष्ट्र सार्वजनिक कानून जो 1916 में पास हुआ, उस कानून के जो सारे प्रावधान अगर हम लोगों ने पढ़े और सरकार की कुलगुरु कुल सचिव प्रो वाइस चांसलर बनाने की प्रक्रिया में उनका नज़रिया हम लोग अगर देखें, उनकी मानसिकता अगर हम लोग देखें, तो ये जो सारे प्रोविजंस है इसका सारा उल्लंघन हम नहीं, हमारी सरकार ही यहाँ पर कर रही है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप जो है वो सरकार की ओर है। ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के कलम 7(1) में कहा है कि भारत के किसी भी नागरिकों को स्त्री पुरुष भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, अंध धर्म श्रद्धा अथवा राजकीय अथवा व्यवसाय अथवा तत्सम मत प्रणाली केवल इसी कारणों से विद्यापीठ के किसी भी पद से उसको वंचित रखना या किसी पद में उसकी नियुक्ति नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है ये विद्यापीठ जो है ये ऐसी कदम कभी नहीं उठाएगा। ये तरतूद हमारे कलम 7(1) में लिखी है। और जब हमारा कानून ये कहता है कि जात के, धर्म के, पंथ के, जन्मस्थान के आधार पे हम किसी भी विद्यापीठ के पद पर हम किसी भी आदमी को वंचित नहीं रखेंगे, और दूसरी तरफ यही जात के आधार पे हम लोग कुलगुरु पद पर हम किसी अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी को, क्वालिफाई आदमी को हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 7(1) का ये उल्लंघन हमारी सरकार और ये कानून, ये वाइस चांसलर बनाने वाली सारी यंत्रणा कर रही है। कलम 7(2) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, भटक्या, विमुक्त और ओबीसी वर्ग के अध्यापक, कर्मचारी उनके अलग अलग पदों के नियुक्तियों में के बारे में तथा अभ्यासक्रमों के प्रवेश में सभी विश्वविद्यालय रिजर्वेशन देने संबंधी राज्य शासन के पॉलिसी का अनुकरण करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। हम लोग रिजर्वेशन देने का हमारा राज्य सरकार का धोरण है, इसके बावजूद भी हम लोग ये 20 विश्वविद्यालय में एक भी जगह पर हम लोग अनुसूचित जाति जमाति का वाइस चांसलर हम लोग नियुक्त नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोग हमारे बनाए हुए कानून का हम लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। कलम 7(3) की तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के, कि राज्य शासन समय समय पर जो निर्देश देगी उस अनुसार समाज के दुर्बल घटकों को, विविध प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला एवं दिव्यांग व्यक्ति, उनके कल्याण संबंधी राज्य शासन के जनरल पॉलिसी का अनुपालन हम लोग यहाँ पर करेंगे। शाहू, फुले, अंबेडकर, शिवाजी के कदमों पर चलने वाले इस सरकार की जनरल पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की सरकार का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्हें लगा कि अनुसूचित जाति जनजाति और शिक्षा से जो वंचित समूह हैं, इन्हें हम लोग योग्य तरह से हम लोग प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में देंगे। ये तुम्हारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो ये शुरुआत है। ये नई सरकार आने के बाद ये नागपुर विश्वविद्यालय का पहला कुलगुरु जो है वो आपको बनाना है, और इस कदम पर मुझे ऐसा लगता है कि उस दृष्टि से आप लोग विचार करेंगे। ये पूरे देश में ये राष्ट्रीय शिक्षा के जो भी ये सारे संस्थान हैं और उसमें जिस ढंग से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें इसलिए मेरा ये महाराष्ट्र शासन को मेरे कुछ सुझाव है। ये सुझाव रखकर मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम दूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि कुलगुरु निवड़ और नियुक्ति प्रक्रिया में आमूलाग्र परिवर्तन होने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु, प्रकुलगुरु, कुलसचिव पद पर अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 में संशोधन होने की आवश्यकता है। इसलिए कुलगुरु निवड़ समिति पर एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व
सरकार द्वारा नाम नियुक्त करने की प्रोविज़न उसमें रहनी चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव ऐसा है कि सभी राज्यों में विद्यापीठ को एक यूनिट बनाकर कुलगुरु का पद न भरें। हमारे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी को एक यूनिट बना रहे हैं, तो वहाँ के वाइस चांसलर का पद जो है वो सिंगल आइसोलेटेड पद बन जाता है। और सिंगल आइसोलेटेड पद में ऐसा होता है कि देयर इज नो रिजर्वेशन इन सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट। तो वाइस चांसलर का पद जो है ओपन कैटेगरी को आता है, इसलिए हम लोग इसमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों को लेते नहीं, क्योंकि ओपन कैटेगरी के पद पर कोई रिजर्व कैटेगरी के लोगों पर बिठाने की हमारी मानसिकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि सभी राज्यों में जितने भी विश्वविद्यालय, हर राज्य में वो वाइस चांसलर के पदों को क्लब करे, उसको एकत्रित करे। जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जितने भी वाइस चांसलर की पोस्ट है, अगर उसकी नियुक्ति अगर राज्यपाल करता है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये शक्य पॉसिबल है। आप महाराष्ट्र के पूरे 20 विश्वविद्यालय को क्लब कर लो और 20 विश्वविद्यालय जो है उसमें रोस्टर लगा लो, और 20 जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 50% रिजर्वेशन लागू करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के जो 10 पद है वो 10 पदों में रिजर्वेशन जाएगा। कुछ पद एससी को मिलेंगे, कुछ एसटी को मिलेंगे, कुछ वीजेएनटी को मिलेंगे, ओबीसी को मिलेंगे, कुछ पद पर महिलाओं को भी प्राधान्य मिलेगा, कुछ पद पर अल्पसंख्यक को भी प्राधान्य मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये धोरण अगर आप लगाओगे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हम लोग इस पदों पे, ये संवैधानिक पदों पे हम लोग महाराष्ट्र राज्य में लोगों को बिठा पाएंगे। नागपुर में यूनिवर्सिटी के जो प्रकुलगुरु का पद है, यहाँ वो रजिस्ट्रार का पद है, ये सभी जो संवैधानिक पद हैं, ये पदों पर भी आरक्षण नहीं है। और ये पदों पर आरक्षण नहीं होने से केवल कुलगुरु का पद नहीं, तो आज बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ये पद पर भी आज एक भी अनुसूचित जनजाति का आदमी विराजमान नहीं है। ये मेरा ये अपवाद था कि ये पूरे महाराष्ट्र राज्य में मैं अनुसूचित जाति का एक पहला जो था वो रजिस्ट्रार रहा होगा जो ये सिस्टम में बना। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आने वाले व्यवस्था में ये फिर अनुसूचित जाति का रजिस्ट्रार ये बन पाएगा कि नहीं पूरे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, ये बड़े विचार करने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी के जो सारे संवैधानिक पद हैं, इस संवैधानिक पदों पे अगर चाहे प्रो वाइस चांसलर हो, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो, या रजिस्ट्रार का पद हो, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर हो, डायरेक्टर बीसीडी हो, ये सारे संवैधानिक पद है जो विद्यापीठ के डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी अहम भूमिका रखते हैं। इस पदों पे मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण लागू करने के लिए और इस पद पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से न्याय दिलाने के लिए ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन होना, ये मेरी मांग है। जैसे एमपीएससी है वैसी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बने और इस कमीशन पर अनुसूचित जाति जमाति का प्रतिनिधित्व रखें, और इस कमीशन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक पद हम लोग भरें। दूसरी ओर से सर्वोच्च न्यायालय ने जो मर्यादा रखी है कि 50% से ज़्यादा हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए जो भी 20 यूनिवर्सिटीज़ हमारी है, ये यूनिवर्सिटी में ये जो सारे संवैधानिक पद है इसके 50% जगह पर है, हम लोग ये मागास वर्गीय प्रवर्ग के लोगों को हम लोगों ने स्थान देना चाहिए। और जिस विश्वविद्यालय में आज एक भी प्रवर्ग का अनुसूचित जाति जमाति का आदमी वाइस चांसलर नहीं हुआ, तो उसे वहाँ पर प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे नागपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का वाइस चांसलर नहीं बना, तो अगर उन्हें बनाना है तो पहले उस कम्युनिटी के लोगों को, उस प्रवर्ग के लोगों को प्राधान्य देने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि मैं जाति के आधार पर रिजर्वेशन मांगने के हक में नहीं हूँ। मैं जाति के साथ साथ गुणवत्ता और टैलेंट के आधार पे ही कोई अनुसूचित जनजाति के लोगों को आप लोग पद दो, ये मानने वाला मैं हूँ। और बाबा साहब भी यही कहते थे, और उन्होंने भी ये कहा कि कॉम्पिटेंट जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन्हें आप लोग रिप्रेजेंटेशन दो।
और इसलिए कुलगुरु का पद भरते वक्त ऑल इंडिया लेवल पे आप लोगों ने विज्ञापन देना चाहिए और उसमें मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट सूटेबल, मोस्ट कैपेबल, मोस्ट कॉम्पिटेंट जो मागास वर्गीय उम्मीदवार है जो तुम्हें लगता है उसे आप लोगों ने चुनना चाहिए और इस पद पे आप लोगों ने बिठाना चाहिए। ये मेरा सारा विश्लेषण इसलिए है कि नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद की जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। कुलगुरु निवड समिति जो है उन्होंने जो है वो यहाँ पर कुछ 30 लोगों का चयन किया था, उनका भी इंटरेक्शन हो गया है। उसमें कुछ 6-7 अनुसूचित जाति के और जाति के लोग जो है जो इसमें एलिजिबल है उन्हें भी इंटरेक्शन को बुलाया है। इसमें से 5 लोग जो है उनका जो पैनल है जो चांसलर को रिकमेंड होगा उस पैनल में मुझे ऐसा लगता है कि वाइस चांसलर की जो चयन समिति है, निवड समिति जो है वो कम से कम 1 या 2 अनुसूचित जाति के लोगों का वहाँ पर सिफारिश करेगी और जो भी कॉम्पिटेंट आदमी 5 लोगों के पैनल में शेड्यूल कास्ट का होगा, मेरी राज्यपाल से आपके सभी के माध्यम से आवाज़ चैनल के माध्यम ये आवाज़ इंडिया ये चैनल के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, गवर्नर महोदय को मेरी अपील रहेगी कि जो कुलगुरु चयन समिति ने जो पैनल आपको दिया है उस पैनल में जो भी कॉम्पिटेंट, सूटेबल, कैपेबल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति आपको दिखे उस कैपेबल आदमी को आप लोग इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना के एक नए इतिहास की शुरुआत रखे। यही विनंती मैं आपको करते हुए मेरे शब्दों को यहाँ मैं विराम देना चाहूँगा। जय भीम।